मेघदूत बोनो के ग्रह में। शिप 000 एक ऐसे अंतरिक्ष यान है, उसका उद्देश्य अंतरिक्ष में रहस्यमय सभ्यताओं की खोज करना है। इस शिप का कमांडर मेघदूत है। पृथ्वी का यह महामानव शांति का मसीहा बनकर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। बुराई का जवाब मेघदूत अपनी ताकत से देता है। उसका हेडक्वार्टर ब्लैक मून है नामक वह ग्रह है, जिसका सीधा संपर्क भारतवर्ष की एक अंतरिक्ष अनुसंधानशाला से है। मेघदूत हर कार्य अपने साथियों से सलाह लेकर ही करता है, अपने कक्ष में बैठे हुए। हमने जुपिटर के लिए यात्रा आरंभ की है, परंतु एक हादसे के कारण हम किसी अन्य मार्ग पर भटक गए हैं और उसके बाद से लेकर अब तक हम अपना सही मार्ग नहीं तलाश कर पाए। लेकिन दोस्तों, यदि हमें ब्लैक मून पर वापस लौटना होगा, तब हमें अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हमें वापस नहीं लौटना है? शायद आप लोग थक गए हैं और हेडक्वार्टर पहुंचकर आराम करना चाहते हैं। नहीं कमांडर, हम थके नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए यह भी एक प्रश्न चिन्ह है कि जिस यात्रा पर हम निकले थे, क्या हम कभी अपनी मंजिल पर पा सकेंगे? मैं कोई भविष्य का वक्ता नहीं हूँ और ना ही त्रिकालदर्शी हूँ, परंतु हम अपने सही मार्ग को ना पा सकने के बावजूद अपने उद्देश्य में सफल हैं। और ऐसी हर यात्रा जिसमें सामान्य से खतरे हों, मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। हेलो फ्लाइट कैप्टन परवाज, क्या बात है? कमांडर, आप सब लोग तुरंत कंट्रोल रूम में आइए। शायद फिर कोई गड़बड़ हो गई लगती है, आओ। क्या माजरा है कप्तान परवाज? यह देखिए सर स्क्रीन पर। ओह माय गॉड, यह तो किसी नन्हे शिशु का शरीर है जो प्रत्यक्ष में मुर्दा नजर आता है। जी हाँ, ऐसा ही मेरा अनुमान है। यह शरीर हमारी शिप की बॉडी से चिपक गया है। मैंने इस मुर्दे बच्चे को अंतरिक्ष में थोड़ी देर पहले ही तैरते पाया, तो मैंने आपको खबर कर दी। हैरान की बात है, अंतरिक्ष में किसी बच्चे का शरीर? विवरण सहित बताओ। शिप अपनी मीडियम स्पीड से चल रहा है। अचानक मुझे स्क्रीन पर सूक्ष्म बिंदु सा चमकता दिखाई दिया। मैंने दूरबीन द्वारा उसे और समीप से देखना चाहा तो पता चला एक बच्चे का शव अंतरिक्ष में तैर रहा है। वह आगे की तरफ था और हमारा शिप उसी दिशा में बढ़ रहा था। यह देखकर मैंने जरा सी दिशा तब्दील करनी चाहिए, पर शिप उसके शरीर से टकरा चुका था और यह देखकर मुझे हैरानी से हुई कि इस शरीर को जरा सी खरोंच तक नहीं आई, जबकि इसके असंख्य टुकड़े हो जाने चाहिए थे। इतना ही नहीं, बल्कि यह शिप की बॉडी से जा चिपक कर रह गया और अब यह इस तरह से चिपका हुआ है जैसे छेद करके अंदर आना चाहता हो। यह क्या माजरा हो सकता है दोस्तों? कभी कोई दुर्घटना अंतरिक्ष में घटी होगी और यह बच्चा स्पेस में झूलता रह गया हो। इस तरह की घटनाएं नहीं हैं। अंतरिक्ष में तैरते शरीर नष्ट नहीं होते, हजारों साल तक ज्यों के त्यों रहते हैं। इसका मतलब यह दुर्घटना हजारों साल पहले की भी हो सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु दुर्घटना के दूसरे अवशेष कहीं नजर नहीं आते। इससे पहले कि वह हमें पहुंचे, हम सबको अंदर कर लेना चाहिए। मिस्टर रडार, तुम अंतरिक्ष सूट पहनकर शिप से बाहर उतर जाओ और इस सब को लेकर अंदर आ जाओ। रडार ने अंतरिक्ष सूट पहना और शिप से बाहर कूद गया। बच्चे का शव पकड़ लिया गया, लेकिन अगले ही क्षण कमांडर रडार कहाँ गायब हो गया। यह बच्चा अकेला शिप के अंदर डोर से अंदर आ रहा है, लेकिन कुछ देर पहले तो रडार ने उसे दबोचा था। खतरा, यह कोई खतरनाक वस्तु मालूम पड़ती है। कोई उसे स्पर्श ना करे। वह तैरता हुआ हमारे शिप में भ्रमण कर रहा है और अब उसका रुख कंट्रोल रूम की तरफ है।
उसने कंट्रोल रूम में प्रवेश कर लिया। उसे आने दो। वह हमारे सिरों के ऊपर मंडरा रहा है। उसके शरीर से महीन सी ध्वनि निकल रही है। रुक जाओ वरना खाक में मिल जाओगे। उफ! उसने नक्षत्र को दबोच लिया। मेघदूत ने गन का मुंह खोल दिया। नक्षत्र अदृश्य हो गया। कमाल की फुर्ती है इसमें। मेरी गन से निकलने वाली किरण इसे छू भी नहीं पा रही हैं। वह मुझ पर फायर कर रहा है। बचाओ! मेरा एक साथी अदृश्य हो गया। यह खौफनाक बला, मुझे इस पर तुरंत काबू करना चाहिए। मेघदूत ने हमला कर दिया। शैतान के बच्चे, मैं तुझ जैसे कितनों से निपट के लिए अंतरिक्ष में आया हूँ। कमांडर गायब हो गया। मार डालो इसे, कुचल दो। वह बौना हरेक पर वार करता चला गया। मेघदूत का पूरा स्टाफ अदृश्य हो गया और फिर इस बला ने शिप पर अपना नियंत्रण कर डाला। और जब शिप 000 के लोग सदृश्य हो गए, हम सब कहाँ हैं? यह कोई जादू है या हकीकत? हैरानी की कोई बात नहीं, ये विज्ञान का कोई चमत्कार है। ट्रांसमिट करने का नया तरीका। हम सबको किसी ने अज्ञात जगह पहुंचा दिया गया है। लेकिन यह अज्ञात जगह है कौन सी? वह सब भी बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। फिलहाल हम कैदी हैं। कैदी बनाने की वजह? इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। और हम कैदी किसके हैं? लेकिन हमारे चारों तरफ तो खुला वातावरण है। यह चटियल धरती के धरातल पर खड़े हैं। उसके बावजूद हम यहाँ से हिल नहीं सकते। ओह! सचमुच हमारे शरीर तो पत्थर की मूर्ति बनकर रह गए हैं। सिर्फ हमारी जुबान चल रही है, परंतु दूसरे अंग निश्चल हैं। हमारी जुबान नहीं चल रही दोस्तों, बल्कि हम सिर्फ एक दूसरों की बात महसूस कर रहे हैं। वह देखो, कोई चीज़ उड़ती हुई इधर ही आ रही है। यह भी बिल्कुल उसी तरह का बच्चा है। तुम कौन हो? कासवो का दूत। कासवो कौन है? इस धरती का स्वामी। क्या तुम हमारी भाषा जानते हो? नहीं, हम विचारों के आदान प्रदान से बातें कर रहे हैं। मैं इस धरती के स्वामी से मिलना चाहता हूँ। अभी इसका समय नहीं आया। पहले तुम्हें अपने जैसा बनाएंगे, उसके बाद यह मालूम किया जाएगा कि तुम एक परीक्षा में गुजरोगे, फिर एक परीक्षा से गुजरोगे। हमारी तुम लोगों से क्या दुश्मनी है? अगर तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं थी तो तुमने हमारे हवाई दूत पर हमला क्यों किया? हमला? हाँ, हमारा हवाई दूत अंतरिक्ष में दुश्मनों की टू में निकला था। पहले तो तुमने अपने यान द्वारा उसे पर टक्कर मारी और फिर उसे गिरफ्तार करने लगे। कैसा हमला? लेकिन तुम्हें नहीं मालूम था कि हमारा हवाई दूत तुम सबकी खबर अकेले ही ले आ सकता है। वह बच्चा तुम्हारा हवाई दूत है। ओ गॉड! निश्चय ही तुम गाल्टा के निवासी हो, और अगर यह साबित हो गया कि तुम गाल्टा के निवासी हो तो फिर हम तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो गाल्टा कैदियों के साथ किया जाता है। गाल्टा कैदी? पहले हम गाल्टा कैदियों का कद अपने जितना बनाते हैं और उन पर कैदी का चिन्ह बना देते हैं। जिसके पास जितने अधिक कैदी होते हैं वह उतने ही बड़े पद का दावेदार होता है। हम इन कैदियों को खुला छोड़ देते हैं। यहाँ के निवासी इस तरह के कैदियों की तलाश में रहते हैं। जिनके काबू में कैदी आ जाता है वह उनका गुलाम कहलाता है। और अगर कोई कैदी यहाँ के निवासियों के हाथ ना आए तब? ऐसा आज तक नहीं हुआ, और अगर ऐसा हो जाता है तो कानून के अनुसार उसे यहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। कैदी को पकड़ने की अवधि भी होती होगी। अगर तुम मुख्य नगर के राजभवन तक जा पहुँचे तो अवधि समाप्त मानी जाएगी,
और अगर वह यहाँ की नागरिकता स्वीकार ना करे तो उस सूरत में उसकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन तुमने इस बात का फैसला किस तरह कर लिया कि हम गाल्टा के निवासी हैं और तुम्हारे शत्रु हैं? तुम्हारे कद के लोग सिर्फ गाल्टा में रहते हैं और वे हमारे शत्रु हैं। इस कद के लोग किसी और जगह के निवासी भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तुमने हवाई दूत पर हमला क्यों किया? यह तुम्हारा भ्रम है। वह हमारे यान की बॉडी से आ चिपका था। हमने किसी का शव समझकर उसे अंदर लाना चाहा और उसने हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर डाला। हम हवाई दूत की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हारी जांच करेंगे। फिलहाल तुम्हारा पहाड़ जैसा शरीर छोटा किया जाएगा। कुछ कीजिए कमांडर, क्या हम इनकी तरह बौने होकर रह जाएंगे? मेरी बीवी तो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानेगी। अपने दिमाग की सोचें बदल कर दो। इंसानों का कद छोटा होने से उसकी शक्ति, विवेकशीलता खत्म नहीं हो जाती। अब तुम लोग छोटे होते जा रहे हो। जिस धरातल पर हम खड़े हैं यकीनी तौर पर वह किसी मशीन का प्लेटफार्म है। पलक झपकते ही उनका कद छोटा हो गया। मैं तुम्हारे मस्तक पर कैदी की मोहर लगा रहा हूँ। देखते ही देखते मेघदूत का कद छोटा हो गया, बौने जितना। मोहर लगा दी गई। दोस्त, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ का मुख्य नगर कहाँ है और उसका राजभवन किस जगह है? यह सब तुम खुद मालूम करोगे और तभी तुम्हारी मुलाकात यहाँ के सम्राट से होगी। दूसरी सूरत में यदि तुम किसी के गुलाम बन गए तो तुम्हारी रिपोर्ट हमें देगा। उसी की रिपोर्ट पर तय होगा कि तुम दोस्त हो या दुश्मन। अजीब गोरख धंधा है। इनके खेल तो रोमन बादशाहों को भी मात कर रहे हैं। अब तुम लोग आज़ाद हो। लो, वह तो हवा में उड़कर अदृश्य हो गया। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि कद घटने का हमारी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तुम लोग यहीं रुको, मैं पहले अपना परीक्षण करता हूँ। मेघदूत ने सबसे पहले अपनी टांगों की आजमाइश की। वाह, दौड़ में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कदम छोटे जरूर पड़े रहे हैं। मैं यह चट्टान उठा सकता हूँ, इसका मतलब मेरी आंतरिक शक्तियाँ ज्यों की त्यों हैं और मैं उड़ भी सकता हूँ। दोस्तों, अब हैरानी की कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें अपना कोई ठिकाना बनाना है। एक बात ध्यान रहे, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अगर हम में से कोई अलग पकड़ा जाता है तो हम उसे छुड़ाने के लिए संघर्ष करेंगे। वह दूत इस दिशा में आकर गायब हो गया था। क्या हम भी उसी दिशा में बढ़ें? नहीं, इस प्लेटफार्म का कैदी हमेशा ऐसी ही कोशिश करता होगा और किसी जाल में फंस जाता होगा। तुम लोगों को शायद उसे आते हुए नहीं देखा था, परंतु मुझे मालूम है कि वो किस दिशा से आया था और जिस दिशा से वह आया था उसी विपरीत दिशा में वापस लौटा। आओ मेरे साथ। नक्षत्र, तुम्हारा काम यह होगा कि हम जिधर से बढ़ें उसका नक्शा तैयार करते रहो। फासला कदमों से तय होगा। कमांडर, इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के भिन्न है। अगर हम पूर्ण शरीर के होते तो हमारा भार इतना बढ़ जाता कि हमें चलने में भी कठिनाई होती। तुम ठीक कहते हो रडार, हमारी स्थिति पृथ्वी के किसी विशाल वनमानुष जैसी होती। वे एक दिशा में आगे बढ़ते रहे। समझ में नहीं आता यह चट्टान धरती का सिलसिला कहाँ ख़त्म होगा। ना कोई घाटी है, ना नदी है, ना नाला। दूर दूर तक सिर्फ समतल चट्टानें। अचानक ग्रह की धरती पर अंधकार छा गया। इसे कहते हैं रात की। हाथ को हाथ भी सुझाई ना दे। ना कोई चांद है, ना तारे, ना आकाश तक गुम हो गया है। मेरा ख्याल है कि यह सूर्य डूबता नहीं, बल्कि हो सकता है यह आकाश सूर्य सब कृत्रिम हो, वरना आकाश पर तारे तो होने ही चाहिए।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई बादल जैसी चीज ने पूरे आकाश को ढक लिया हो। यह कैसी आवाज़ है? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ गूंज रही है। उफ, कानों के पर्दे फाड़ रहा है यह शोर। यह कोई गुप्त संदेश है और हमें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। हम किसी जाल में फंस गए और कोई चीज़ हमें तेज़ी से खींच रही है। हम किसी गार के अंदर ढलान पर लुढ़क रहे हैं। उफ, अब आए हम उजाले में। कोई बस्ती है। मकान किसी चमकीली रेडियम जैसी धातु के बने मालूम पड़ते हैं। इन्हीं इमारतों की रोशनी है यहाँ। गनीमत है कि हम सब एक ही बड़े जाल में फंसे गए। अरे मगर हमारा कमांडर! इस जाल को खींच कर ले जाने वाली गाड़ी तो देखो सड़क पर दौड़ रही है और उस गाड़ी में कोई नहीं। सड़क भी इतनी कोमल है कि हमें खरोंच तक नहीं लग रही। अचानक जाल के टुकड़े होकर अलग अलग उनके जिस्मों में चिपक गए। मालूम पड़ता है हमें कैद कर लिया गया है और हम सब एक बड़े हॉल में हैं। कोई उस लिफ्ट से बाहर आ रहा है। मैं बरौनी बस्ती का सरदार रीठा हूँ और तुम मेरे गुलाम हो। लेकिन तुम्हारा एक साथी और था, वह कहाँ गया? हमें मालूम नहीं। खैर, जल्दी उसे भी तलाश कर लिया जाएगा। वह हमारी सरहद से बाहर नहीं निकल सकता। मेघदूत ने टेलीपैथी द्वारा अपने गुरु को संपर्क किया। 2 किलोमीटर बाद सफ़ेद चौड़ी सड़क, इस बस्ती का राजपथ, उस पर पहुँचो। मुझे गाइड कीजिए गुरुदेव, मैं इस बस्ती में आ गया हूँ। ज़मीनी सतह पर ना उतरना, हवा में जितना ऊपर उड़ान भर सको उतना ऊपर उठो। 4 स्तंभों वाली चौकोर इमारत के ज़मीनी हॉल में तुम्हारे साथी मौजूद हैं। यह इमारत बस्ती के सरदार की है। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? आसमान से उतरी एक बला और मेघदूत उस पर टूट पड़ा। अच्छा दोस्त, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी, इसे याद रखना। यह लिफ्ट मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ले जाएगी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। कमांडर, मैं आ गया। तुम सब इस समय मेरे साथ चलोगे। लो, मैं तुम सबका जाल काट देता हूँ। इस बस्ती का सरदार रीठा इस इमारत में रहता है। कुछ देर पहले वह हमसे मिलकर गया है। लगे हाथ इससे भी निपट लिया जाए। हम पहले ग्राउंड फ्लोर से शुरू करेंगे। इस सरहदी में आगे बढ़ो। और उस रास्ते में आगे बढ़ने लगे। एक एक कमरा देख डालो। अब दूसरा कमरा। अरे वाह, यह गाड़ी हमें लेकर आई थी। तभी हम पर चारों तरफ से हमला हो गया है। मगर मेघदूत के आगे वे कहाँ टिकने वाले थे? बरौनी का सरदार रीठा कहाँ है? अपने शयन कक्ष में। शयन कक्ष कहाँ है? ऊपरी मंजिल उसका शयन कक्ष है। यह उसका शयन कक्ष है। इसके चारों तरफ गार्ड टहल रहे हैं। मेघदूत ने एक गार्ड को दबोच लिया। तुम सब हमारे लिए चूहे के समान हो। तभी मेघदूत के साथियों ने उनका रूप धारण कर लिया। तुम लोग इन गार्डों की जगह ले लो। मेघदूत एक राहदारी में बढ़ते हैं। कौन हो तुम? कैदी। तुम यहाँ कैसे? मुझे कहीं भी पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें इस धरती का सम्राट बनाने आया हूँ। सम्राट? अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हें सम्राट बना दूंगा, अन्यथा तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। तुम्हारे सभी सुरक्षा दस्ते खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन तुम मुझे सम्राट बनाओगे किस तरह? जिस तरह मैं यहाँ पहुँच गया उसी तरह सम्राट कास्बो तक पहुँच सकता हूँ। और कास्बो की मौत मेरे हाथों लिखी है। तब मेरा क्या तुम
उसके उत्तराधिकारी बनना नहीं चाहोगे? मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? तो फिर मिलाओ दोस्ती का हाथ। क्या तुम गाल्टा के एजेंट हो? नहीं, मैं एक शांति का दूत हूँ। अब मुझे तुम्हारे सहयोगी की ज़रूरत है, सहयोग की। मैं तैयार हूँ। तो फिर सुनो मेरी योजना। कासुओ के दरबार तक पहुँचने का रास्ता तुम बताओगे, और यह भी कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या क्या है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कासुओ की सुरक्षा व्यवस्था नहीं तोड़ सकते। यह देखना मेरा काम है। जिस जगह कासुओ रहता है वह एक अदृश्य द्वीप है, और उसके चारों तरफ भयानक दलदल है जिसे पार नहीं किया जा सकता। तो उस द्वीप में प्रवेश किस तरह होता है? हवाई गाड़ियां जिन्हें कासुओ द्वीप से कंट्रोल किया जाता है। यदि कोई बाहरी वाहन से बिना किसी सूचना के उस क्षेत्र में प्रवेश होता है, तब ऐसी कोई गाड़ी नहीं। जितनी भी गाड़ियां हैं उनका कंट्रोल उसी द्वीप से है। यदि कोई सरदार कासुओ से मिलना चाहे, उसकी सूचना भेज दी जाती है। अनुमति के बाद वही गाड़ी उसे द्वीप पर ले जाती है। उसका निर्माण कासुओ ने किया है। उसके आगमन का क्षेत्र और मार्ग निर्धारित होता है। कासुओ के उड़ते दूत किस तरह आते जाते हैं। अगर वे गलत मार्ग से क्षेत्र में भटक जाते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उड़ते हुए उन क्षेत्रों में दाखिल होता है तब। ऐसा आज तक नहीं हुआ, परंतु ऐसा होने पर हवाई दूत उस पर हमला कर देंगे। हवाई दूत से बचने का उपाय मालूम है तुम्हें? एक ही तरीका है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारी बस्ती में एक दूत गिर पड़ा। उसने बताया कि वह अब उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी छाती पर चक्र लग गया था। उसने बताया कि उड़ते उड़ते वह एक ऊंचे पहाड़ की नुकीली चोटी से टकरा गया। इसकी वजह गहरी धुंध थी। चोटी से टकराते ही उसके चक्र का कोई भाग टूट गया, और फिर वह परकटे परिंदे की तरह डोलता हुआ नीचे आ गिरा। जब हमने वह टूटा चक्र उसके सीने से हटाया तो वह दूत उसी क्षण भस्म हो गया। ठीक है दोस्त रीठा, मैं अकेला वहाँ जाऊँगा, और जब तक मैं ना लौटूँ तुम्हारे पास मेरे आदमी हैं। उनकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगले दिन। अब मुझे बस दलदल के किनारे तक पहुँचा दो। हमारी ज़मीनी गाड़ी तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देंगी। मेघदूत को दलदल के किनारे तक पहुँचा दिया गया। मेघदूत ने दलदल के ऊपर उड़ान भरी। मुझे कासुओ का द्वीप तलाश करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तभी उस तरफ से हवाई दूत गोली की रफ्तार से आ रहा है। वह मेघदूत के फौलाद से टकराया, मगर खट, यह आया पहला चक्र हाथ में। तो ठीक कहा था रीठा ने कि चक्र छिनने पर इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अब मुझे शीघ्र ही शीघ्र द्वीप पर पहुंचना चाहिए। यह तो चारों तरफ से हमला हो रहा है। मुझे इनसे एक चक्र छीनना चाहिए। और मेघदूत उनके चक्र छीनता चला गया। जैसे ही मेघदूत ने उनके चक्र छीने, सब अदृश्य होते चले गए। इन चारों के चक्र भी मैंने तोड़कर फेंक दिए। मैं किसी धुंध से गुजर रहा हूँ। यह रहा द्वीप। इसका मतलब द्वीप के ऊपर दलदल रंग की धुंध का पर्दा रहता है। ऊपर से द्वीप नज़र नहीं आता, लेकिन नीचे से ऊपर सब नज़र आता है। कमाल का सुरक्षा कवच है। मुझ पर विचित्र किरणों का हमला हो रहा है, लेकिन इन्हें मेरे जिस्म की फुर्ती और शारीरिक बनावट का ज्ञान नहीं है। मैं किसी इमारत की छत पर उतर गया हूँ। अजीब किस्म के शस्त्र वाहनों ने इन इमारत को घेर लिया है। इमारत उड़ा दी गई और मैं उड़कर गाड़ी धुंध में आ गया हूँ। मुझे इस ट्रॉली में बैठ जाना चाहिए। ट्रॉली के अंदर कौन हो तुम? एक कैदी। मुझे कंट्रोल रूम तक पहुँचना है।
तुम्हारी यह मजाल तुम वही हो जिसके लिए चारों तरफ सतर्कता का ऐलान हो रहा है। हाँ, मैं वही हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। बताओ, कंट्रोल रूम किधर है? यह ट्रॉली कंट्रोल रूम में ही जा रही है। तभी वह किसी खतरे का अलार्म बजाने की कोशिश करता है, पर मेघदूत उसे दबोच लेता है। नहीं दोस्त, तुम किसी स्विच को दबाने योग्य नहीं रहोगे और मैं तुम्हारा लिबास धारण करके कंट्रोल रूम तक पहुंच जाऊंगा। मैं कंट्रोल रूम में प्रविष्ट हो रहा हूं। ट्रॉली रुक गई। चारों तरफ मशीनों का जाल बिछा है। कोई रेडियम जैसी चीज़ यहाँ एनर्जी का स्रोत है और मेघदूत ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इनकी सारी मशीनरी ख़त्म हो जाएंगी। कई एक इमारतें जल रही हैं। हवाई दूत भस्म हो रहे हैं। मेरे इस हमले ने इनके अदृश्य द्वीप में हाहाकार मचा दिया। अब मुझे इस जलते शहर के ऊपर से उड़ना चाहिए। मुझ पर आखिरी हमला उस इमारत से हो रहा है। ओह, यह तो कोई यान है। टेलीपैथी पर एक और संकेत मिला। काश वो इस तबाह होते शहर से भाग रहा है। वाह गुरुदेव, तब तो मुझे इसका पीछा करना होगा। देखता हूँ यह यान कहाँ तक जाता है। दलदल की सीमा से बाहर यह यान बैरोनी बस्ती की ओर बढ़ रहा है। शायद काश वो अपने शक्तिशाली सरदार रीठा से मदद मांगने जा रहा है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यान रीठा की महल की छत पर रुक गया। काश वो अकेला है। मुझे अभी रीठा से मिलना है। अब वह रीठा के निजी कक्ष में जा रहा है। मुझे भी पहुंचना चाहिए। रीठा, इस धरती के सबसे बड़े सरदार, मैं तुम्हारा सम्राट, एक विपत्ति में फंस गया हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कास्मो कि तुम किसी विपत्ति में फंस सकते हो। बहरहाल मैं तुम्हारी विपत्ति अभी दूर किए देता हूँ। सिपाहियों, कास्मो को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डलवा दो। क्या? तुम्हारा तख्ता पलट चुका है। अब मैं यहाँ का सम्राट हूँ। लेकिन यह सब हुआ कैसे? तुम्हारी अपनी गलती से। देखो, मैं हूँ वह शख्स जिसने तुम्हें तबाह कर दिया। तुम्हारे मशीनी आदमी किसी काम न आ सके। उन्होंने इस विपत्ति को खुद दावत दी और हमें यहाँ बुला लिया। क्या तुम गाल के जासूस नहीं हो? नहीं, मेरा नाम मेघदूत है और मैं तुम्हें यह सबक सिखाना चाहता था कि जिन कंप्यूटर पुतलों के बलबूते पर तुम इन धरती के मानवों पर राज कर रहे हो, वह सब एक स्विच दबते ही मिट गए। अब यहाँ इस जमीन का असली आदमी जिंदा है और यही असली आदमी यहाँ का राजा कहला जाएगा। मशीनी आदमी और आम आदमी में यही अंतर होता है। दोस्त रीठा, अब तुम यहाँ के शासक हो। अगर गाल्टा कभी तुम पर हमला करे तो मुझे याद करना। लेकिन अपनी जनता को बराबर का मान सम्मान देना। अब हमें उस जगह ले चलो जहाँ हम प्रकट हुए थे। मेघदूत और उसके साथियों को उसी मशीनी प्लेटफार्म पर पहुँचा दिया। यह देखो, एक हवाई दूत का चक्र मेरे पास सुरक्षित है। इसी के द्वारा तुम हमें वास्तविक रूप देकर यहाँ से विदा करोगे। इसमें से अदृश्य किरणें निकलती हैं। तुम्हें पहले यह लाल किरण दबानी है, फिर जब हमारा संपूर्ण शरीर प्रकट हो जाए तो हरी कड़ी दबानी है। अब अपना काम शुरू कर दो रीठा। ओह, हमारा वास्तविक शरीर हमें मिल गया है। अलविदा रीठा। अब हरी कड़ी दबा दो। हरी कड़ी दबाते ही मेघदूत और उनके साथी अपने वास्तविक रूप में आने लगे। लो, अब हम वापस अपने शिप में आ गए। और वह हवाई दूत कहाँ गया? ऐसे सभी दूत नष्ट हो चुके हैं। हमारा शिप अंतरिक्ष में गति शून्य होकर खड़ा है।
लेकिन आपको इस तकनीक का पता कैसे चला? आंतरिक शक्ति से। एकांत में मेघदूत सोच रहा था। और मेरे आंतरिक शक्ति मेरे गुरु हैं।